हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्ट्रेट लाइन का 8वां लेक्चर है। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जो किसी दूसरे लाइन से किसी इंक्लिनेशन पे है उसका मतलब डिस्कशन करना है हम लोगों को। तो अभी 7 लेक्चर में हम लोगों ने लाइन के इक्वेशंस तो जान ही लिए, बस पैरामेट्रिक वाला बचा हुआ वो अभी करा दूंगा। हाँ, थोड़ी देर में वो आने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो चुका है तो आराम से, और एंगल बिटवीन द लाइंस पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो हम लोग उसी कंसेप्ट एंगल बिटवीन द लाइंस जो है ना उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे दूसरे लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे जो किसी पार्टिकुलर लाइन से किसी एंगल पे है। ये मान लो कि L1 है जिसका इक्वेशन है y = m/x + c1, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो हम लोगों को अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है? स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि इंक्लिनेशन गिवन है हम लोगों को। अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो जो दूसरा लाइन है हम लोगों का वो एंटी क्लॉक में भी रह सकता है थीटा एंगल पे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रह सकता है। तो दूसरा लाइन दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो कि L2 जो है इसका इक्वेशन y = m2x + c2 है, समझ गए? तो हम लोग स्लोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कोरिलेशन डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि L1 और L2 के बीच में एंगल हम लोगों को पता है। उसको जो एंगल बिटवीन द लाइंस था, एंगल बिटवीन द लाइंस जो था उसका फॉर्मूला क्या है? tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। इस फॉर्मूले से हम लोग m1 पता है, थीटा पता है, तो m2 निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। और मॉडुलस जब ओपन करोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। इसका मतलब यही है कि m2 का 2 वैल्यू आएगा, समझे? 2 वैल्यू पॉसिबल है ना m2 का, एक क्लॉक में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ था। अब इसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लिखो, इसको जब ओपन करोगे तो m1 - m2 ± tan थीटा। मॉड ओपन करोगे 2 वैल्यू आ जाएगा m2 का, m1 पुट करने पे। बस और दोनों सेक्शन हो गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऐसे ही बीच में लटका रखा उसको बाद में करेंगे, पहले पूरा चैप्टर तो हो जाए लिखो, L2 का जो यहाँ से M2 का वैल्यू निकलेगा ना, दोनों, एक यहाँ पे रखना, दूसरा वहाँ पे रखना, समझे? 2 वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस tan थीटा है। हाँ, केस बन जाएगा, केस 1 केस 2। इसको लिख लिया हो तो क्वेश्चन से समझा देता हूँ। इसके ऊपर IIT में क्वेश्चन आ रखा है, 2013 के पहले का है। हाँ वही IIT दोनों एक ही है पहले हम लोग IIT बोलते थे, अब JEE मेंस और ट्रिपल IIT अलग है। ट्रिपल IIT तो 3-4 ही है शायद, हैदराबाद, अहमदाबाद और कहीं पे एक। 7 हो गए? अच्छा, हमारे टाइम पे 3 ही थे।
गया तो फिर आगे चलते हैं। ये क्या है? देखो, ए स्ट्रेट लाइन L थ्रू पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड टू, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, समझे? और एक लाइन जो फाइंड करना है ना, उसके लिए इंक्लिनेशन तो निकाल लोगे, लेकिन एक पॉइंट तो गिवन होना चाहिए, कोई और कंडीशन भी तो होना चाहिए ना। तो अगर स्लोप निकालोगे तो पॉइंट गिवन है अपना, वो डबल टैप। एक लाइन है, उससे 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक पॉइंट है, मतलब गिवन, जिससे लाइन पास हो रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, ये फाइंड आउट करना है। देखो, ये जो लाइन है निगेटिव स्लोप वाला है, कोई बात नहीं, जो भी रहे। √3x + y = 1 ये लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा? -√3 है, वो इंक्लिनेशन दे रखा है, ये तो अपना L1 है। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। देखो, L2 दो डायरेक्शन में बन सकता है, ये पॉइंट रहा मान के चलो L2, इस पर जरूरी नहीं है कि लाई करे, समझे? जरूरी नहीं है कि L1 पे भी ये लाई करे, बट अब इंटरसेक्शन यहीं पे आ गया है तो क्या करूँ, समझ गए? तो L2 के दो इक्वेशन पॉसिबल हैं, और दो इक्वेशन के लिए थीटा का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, क्या लिखोगे? tan θ = mod ऑफ m1 - m2। तो m1 क्या है अपना, ये m1 मानो, तो m1 क्या है? -√3 -m2, m1 - m2 लिख दिया। अब 1 + m1 m2 था, हाँ, तो 1 प्लस दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट नहीं दोनों स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है, m1 m2। देखो, तो m2 + √3 / 1 - √3 m2। यहाँ पर tan 60 कितना हो जाएगा? √3। तो इसके जगह पे √3 लिखो, और मॉडुलस को जब ओपन करोगे तो यहाँ पर ± √3 आ जाएगा। दो ब्रांच करो और सोल्व करो। तो m2 + √3 = √3 × 1 - √3 m2। दूसरी तरफ -√3 से ओपन करो, तो m2 + √3 = -√3 1 - √3 m2। कैलकुलेट करो क्या आएगा। इधर देखो, m2 + √3 और यहाँ पर √3 - 3 m2, और इधर m2 + √3 = -√3 - 3 m2, नहीं +3 m2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, इधर आकर के 4m2 = 0 आ जाने वाला है। और यहाँ पर देखो 3m2 - m2, तो इधर 2m2 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 + √3 2√3 आने वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल, m2 = कितना आ गया? √3। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, m2 = 0, m2 = 0 पुट करोगे तो होगा ही नहीं। स्लोप जीरो कब होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। हाँ सर वो तो है, लेकिन नीचे वाला डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो स्लोप का फॉर्मूला tan तो अगर डिवाइड होगा तो सेंस बनाएगा ही नहीं। tan θ वाले फॉर्मूले में हम tan की वैल्यू रखें तो अपॉन में 0, मतलब फिर तो सेंस नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। बट ये स्लोप ही है, ये भी हो सकता है, ये खुद स्लोप है, नीचे 0 नहीं बन रहा है ना। हाँ, तो नीचे 1 बनेगा। अगर x2 - x1 वो 0 होगा तब स्लोप इन्फिनिटी, समझे? दो पॉइंट के बीच से निकालते हो तब। यहाँ पर देखो m2 = 0 है, तो दो केस बनाओ, y = इधर देखो
m2 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हो, y क्या है यहाँ पर -2, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा ऊपर वाले लाइन का इक्वेशन। और नीचे वाले लाइन का इक्वेशन √3 से निकाल लो, ठीक है। अगर मान लो ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले का ही √3 आ जाएगा और नीचे वाले का y इक्वल टू -2 आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल दिख भी रहा है ये, ठीक है। ये वाला y इक्वल टू -2 हो गया, और वहाँ से देखो y + 2 इक्वल टू √3 इंटू x - 3। ये वाला जो लाइन है ना, ये ऑप्शन में गिवन होगा, क्योंकि y इक्वल टू -2 तो नहीं दिख रहा, इतना सिंपल लाइन तो नहीं देंगे IIT वाले, ठीक है, एडवांस वाले इतना सिंपल लाइन तो नहीं देने वाले। तो इसको देख लो थोड़ा सा कैलकुलेट करके, y - √3 और यहाँ पर +3 √3 - 2 इक्वल टू 0। कहाँ है ये, बी ऑप्शन में है क्या, y - √3x प्लस, नहीं उसमें नहीं है, सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन देखो कोई सा भी नहीं है। कोई सा भी नहीं है। √3x तो आएगा, √3x, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 कैसे हो गया वो? अच्छा ये प्लस का 2 है, ठीक, ये प्लस का 2 है तो सही है, बी ऑप्शन में आ गया। ठीक है, कंप्लीट। लिख ले सर। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? आया सर, कुछ तो आया। कुछ तो आया। मतलब कुछ तो आया। एक लाइन गिवन है, ठीक है, एक लाइन गिवन है, इससे इंक्लिनेशन दे रखा है कि 60 डिग्री होना चाहिए, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो दोनों साइड बन सकता है। और ये हम लोगों ने विजुलाइज कर लिया, फॉर्मूले से भी आ गया, विजुलाइज भी हो सर गया। ये L2 सेम है क्या? नहीं, तो L2 क्यों लिखा था? सेकंड लाइन है इसलिए, अब तुम L2 लगा दो यहाँ पे, वही लगाना है। कोई मनाही नहीं है। कोई बात नहीं। और ये नीचे वाले लाइन का इक्वेशन मैंने देख, हॉरिजॉन्टल है ना, तो सर हॉरिजॉन्टल, ये अगर स्लोप में वैसे कार्टेशियन प्लेन का कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ मैं, ये जो स्लोप है ये नीचे भी 60 डिग्री है, ऊपर भी 60 डिग्री है, तो ये लाइन है कहाँ पे? ये पहला लाइन जो है ना, हाँ, उससे 60 डिग्री एंटी क्लॉक है और 60 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो 0 डिग्री नहीं है। एक लाइन तो 0 डिग्री पर है, कौन सी? बिल्कुल, y इक्वल टू -2, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, 0 डिग्री। मतलब ये x एक्सिस पे है। हाँ, ये x एक्सिस पे है, इसीलिए तो y इक्वल टू -2 लिखा है हॉरिजॉन्टल वाले को। मैंने ये वाली हवा में उड़ा दी। तो सर ये 60 कोई डिग्री ऊपर है L1 और उससे 60 डिग्री ऊपर है 60 डिग्री ऊपर नहीं है L1, अगर इसको एक्चुअली प्लॉट करूं तो ऐसे बनेगा ये L1, समझे, इसका एंगल बनेगा 120 डिग्री, वही मैं पूछने वाला था। समझ में है। इसलिए मैंने कहा कि रफ डायग्राम बनाओ और फॉर्मूले से काम चलाओ, एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे तो ये आपने थोड़ा ऐसे सी समझ नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन करने के लिए क्या था वो ऐसे जो क्वेश्चन करने के लिए ऐसे करना है, समझे। अगर समझना है तो विजुलाइज करना है तो कोऑर्डिनेट प्लेन में देखना पड़ेगा पहले कि स्लोप है कितना, स्लोप इसका निगेटिव है ना, निगेटिव है तो ऐसा लाइन बनेगा, पॉजिटिव है तो इस तरीके का लाइन बनेगा, समझे। तो ऐसे लाइन बनाओ, और m1 इक्वल टू -√3 है, -√3 का मतलब क्या हो गया, tan थीटा 120, ठीक है ना, थीटा कितना हो जाएगा 120, तो थीटा 120 है तो इससे 60 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो इधर 60 डिग्री बनेगा, समझ गए। तो यहाँ से m इक्वल टू √3 आ गया, इधर 60 डिग्री पहुंचोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, समझ गए, तो स्लोप 0 हो गया। विजुलाइज कर सकते हो ऐसे भी, तो जैसे भी तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। एग्जाम में ये वाला तरीका ज़्यादा कारगर है, समझे। ये पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों को सीधा सीधा थीटा पता चल जा रहा था, समझे। इसलिए ये जो मैंने विजुलाइज करवाया ना, ये वाला तरीका ज़्यादा कारगर होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर स्लोप कुछ और दे दिया जिससे कि हम लोग एग्जैक्ट थीटा नहीं निकाल सकते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूले से कर दिया इसको। सर आपने फॉर्मूला जो स्लोप के लिए बताया, अगर 3 स्लोप आ गए तो बारी बारी से करना है,
बचे दो का? अरे कभी भी 1 2 3 स्लोप है तो 1 मा 2 3 1 3। हाँ, मान लो कि एक लाइन दे रखा है तो उससे कुछ एंगल बना करके एक ही लाइन आएगा ना, या कुछ एंगल बना करके दो चार लाइन आ जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज में जाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, समझे? तो दो ही लाइन पॉसिबल है और वो यहाँ मॉडुलस को ओपन करके हो जाएगा, समझ गए? 3 स्लोप का मतलब है कि 3 लाइंस गिवन है, समझे? और उनके बीच में अलग अलग एंगल्स होंगे, हाँ समझ रहे? हाँ। तो वहां पर कैलकुलेशन तुम्हें M1 M2 M2 M3 और M1 M3 इस तरीके से सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, समझे? समझ हम्म। किसी तेरे पर इसके पर टेंशन नहीं है, पासवर्ड तेरे पर देखना पड़ेगा। Congratulations sir, with how किसमें BPL क्या पूरा पूरा वो फोटो कहीं भी इसको लिखो और इसके बाद एक क्वेश्चन और करो, तब जा करके हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं आज। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। Congratulations। फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर? नहीं, फिर चैप्टर का दूसरा लुक आएगा सामने हम लोगों के। मतलब अभी तक बेसिक्स पढ़ रहे थे, अब स्ट्रेट लाइंस का जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारे कैलकुलेशंस करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए जरूरी है। अभी 5-6 लेक्चर और जाएगा ये, अभी भी ये कम से कम तो 9 से 10 घंटे का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समझो धीरे धीरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी स्कूटी चलाएगा अभी गर्म हो जाएगी, टेंशन तू ही तुझे है हम तो जीरो क्या कर रहा है अपने बीपी पे? मैंने बीपी पे बर्थडे पे कुछ हो गया। अब तो पुलन से क्या करने गया था? पुलन से ऑनलाइन कैंसिल हो गया, मंदिर में पूरा दिन लग गया मंदिर में। और क्या मंदिर भी नहीं चल रहा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, शांत रह लो। हो गया सर। काम तेरा दिमाग घूमना तो टेंशन नहीं है लेकिन मैं तो यार फिर से डबल टैप एंड टेक्स्ट इसको कलर कर दे रहा हूँ। The straight line, the straight lines 3x plus 4y equal to 5 and 4x minus 3y equal to 15। अब इन दोनों लाइन को ऑब्जर्व करो, परपेंडिकुलर दिख रहा है एक दूसरे के, दिख रहा है ना? स्वैप किया कोफिशिएंट और बीच में माइनस साइन लगा दिया, इसका मतलब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैंने बताया था ना कि कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और साइन चेंज करो, ठीक है? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, वन दीज लाइंस पॉइंट्स बी एंड सी, और वन नहीं है, ऑन दीज लाइंस पॉइंट बी एंड सी आर चोजन सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड द पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ बी सी पासिंग थ्रू 1,2। समझ गया सर। दो लाइन है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक का स्लोप नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, y इक्वल टू 4/3। तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा,
ये हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। दूसरा लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ये रहा, और ये दोनों ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। समझ गए? ऑन दिस लाइन्स पॉइंट बी एंड सी आर चोजन सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। 15 नहीं आएगा, वो 5 आएगा वहाँ पे। कहाँ 15 5? 4x माइनस, जरूरी नहीं है, स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं। अरे सर मैं कह रहा हूँ 3x हाँ। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 आएगा। नीचे 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 देखो। अच्छा ये 5 आएगा, वेल आई इक्वेशंस को बोल रहे हो। देखो, ऑन दिस लाइन्स पॉइंट बी एंड सी आर चोजन सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो एक तो इस तरफ चूज कर सकते हो, बी और सी, ठीक। दूसरा इस साइड भी चूज कर सकते हैं, बी और सी। सेम सेम नहीं है, लाइन के ये दोनों लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में फैल रहे हैं ना, समझे? तो इस डायरेक्शन में चूज करो तो बी और सी हो गया, ये इक्वल है गिवन, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में चूज करोगे तो इधर भी सेम हो गया, समझे? इधर ट्रिपल लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, ये तो गिवन है ना। गिवन क्या मतलब, पता चल रहा है स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल विद निगेटिव साइन है। तो ये 90 90 हो गए, तो बी और सी को ज्वाइन कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। और क्या है, फाइंड द पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ BC पासिंग थ्रू 1,2। तो BC जो है वो 1,2 से पास हो रहा है, समझे? ये ओरिजिन ए है नहीं यार, ये दो लाइन थे ना, दोनों एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम ए रख दिया। जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, सोल्व करके देख लो, वहां से मिलेगा। एक्स एक्सिस कौन सी है? ये मेरे को समझ एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, एक्स एक्सिस ये रहा और वाई एक्सिस ये रहा, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ये रहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मेरे को 1,2 समझ नहीं आ रहा कहाँ पे कैसे आया पॉइंट, मतलब कैसे लिया आपने? ये बहुत अरे यार, ये एग्जैक्टनेस पे चला गया है, अब एग्जैक्ट बनाऊंगा तो उसमें काफी टाइम लगेगा। ये रहा एक्स और वाई, बनाया था वो। रफ डायग्राम से कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे एक बार तो एग्जैक्ट बता दो, समझ में आ जाएगा, फिर और बना। एग्जैक्ट बना ही दूंगा तो फिर क्या है, टाइम तो उतना लग ही जाएगा। देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट वगैरह का यूज करूंगा, तो x इक्वल टू 5/3 और y इक्वल टू 5/4 है, तो x थोड़ा सा बड़ा होगा 5/3 और 5/4 थोड़ा सा छोटा होगा इससे, समझे? तो ये लाइन इस तरीके से कहीं बनेगा, इस लाइन का बनाओ 15/4 और y इक्वल टू -5, समझे? तो x इक्वल टू 15/4 कहाँ पे होगा, ये आगे होगा कहीं इधर, समझे? और y इक्वल टू -5 है, तो ये इधर कहीं पे आएगा, समझे? बहुत ज़्यादा निगेटिव, निगेटिव तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा निगेटिव ऐसे बन गया ये, -5 यहाँ पे मान लो फिर। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा A, समझे? समझ गया। अब B और C इस तरीके से चूज करना है तुम्हें, B और C इस तरीके से चूज करना है कि AB इक्वल टू AC हो जाए, तो वो दोनों डायरेक्शन में चूज कर सकते हो ना। देखो B और C दोनों डायरेक्शन में चूज कर सकते हो, एक तो ऐसे B चूज कर लिया, ठीक है? शांत रह लो, समझ लो थोड़ा। ये B और ये C दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे मतलब से अलग होने चाहिए, ये नहीं कि सेम लाइन पे चूज कर लिया, सेम लाइन पे नहीं, दोनों दोनों मतलब अलग अलग लाइन पे B और C, समझे? एक L1 पे है तो दूसरा L2 पे है, तो ऐसे पेयरिंग करके चूज करना होगा, समझ में आया? ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया, बाकी कैलकुलेशन जो है वही होगा,
जो कैलकुलेशन करना है वो तो होना ही है। देखो इसमें अब कर ले, पहले ये दोनों जो लाइन्स हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 है। तो देखो किसको कैंसिल करें, y को कैंसिल कर दो, y को कैंसिल करो तो 9x प्लस 12y ट्रिपल करेंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कैंसिल होगा। कोफिशिएंट इक्वल करो तो 5 या 15 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 16x माइनस 12y इक्वल टू 60, तो अपना 25x इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3x बाई 4, तो नेगेटिव आ रहा है ये -1। तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,-1 है और वो दिख भी रहा है फिगर बनाने से, एग्जैक्ट फिगर बनाया है तो पता चल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब पॉइंट भी आ गया, समझे। और ये 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है। हाँ सर आज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। पहले इतना बना लो फिर मैं करता हूँ आगे। अद्भुत ही हो सब के सब। सारी तकलीफ को दे चुका हूँ, बची भाई साहब जो मेरे को दे देना भाई कैसे के लिए स्कूटी मैं रोज जाऊंगा। सर आप इसमें से तो क्या करना लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। अब वो तुम लोग बोलो। सर हमारी बात मान लेते तो हमने तो बहुत बात कर ली। यो ही कौन है केक ना बना दिया। क्या बात है लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर नहीं बोलते क्लास में बोला डन सर डन डन। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। अभी देखो ये जो अपना एंगल है दोनों, अगर डिस्टेंस बराबर है तो बेस एंगल से, अगर ये खुद 90 है तो ये दोनों 45 हो जाएंगे, 90 का आधा आधा, तो ये आया अपना 45 डिग्री, समझे। और ये भी 45 डिग्री। हम लोगों को कैलकुलेशन करना है बीसी के स्लोप का। ए बी का स्लोप पता है, पता है ना ए बी का स्लोप। तो ए बी का स्लोप कितना है बताओ, एम ए बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। एम ए बी इक्वल टू कितना 4/3 और एंगल हम लोगों को पता है 45 डिग्री। बीसी का स्लोप मान लो कि m2 है, समझ गए। कैलकुलेट कर सकते हो m2, अब आ जाएगा ना। तो tan 45 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल के बताओ, यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल के बताओ। 4/3 सुनो इधर, देखो इधर कैलकुलेशन, एलसीएम तो 3 ही होने वाला है। 4 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4m2, और ये प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, समझे। मॉडुलस ओपन कर दो तो प्लस माइनस 1। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 45 है तो इसका मतलब हाँ एक 7 आएगा तो दूसरा -1/7 आएगा, इस टाइप का, समझे। ओपन कर लो, +1 के साथ ओपन करना तो 4 माइनस 3m2 इक्वल टू 3 प्लस
4m2। यहाँ से क्या आया 1 इक्वल टू 7m2, तो m2 यहाँ से आ रहा है 1/7, समझे। वन आ रहा है अब -1 जब लोगे ना, वन लेंगे जब 1/7 कैसे आ रहा है 1 के अनुसार 1/7 आ रहा है। ध्यान से देखो 4 - 3 और इधर 3m2 को लेके आओगे तो 7m2 इक्वल टू 1। अब -1 को सेलेक्ट करो, -1 को जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर 4 - 3m2 डिवाइड बाई 3 + 4m2। यहाँ से अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4m2 उधर जा करके +4m2 बनेगा, 4m2 - 3m2 करोगे तो m2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -3 - 4 यानी -7 आ जाएगा, तो m2 इक्वल टू -7 आएगा। ये पहले से मुझे पता था कि -7 ही आएगा, क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर 45 डिग्री में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरी तरफ 45 कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि दोनों एंगल के BC का जो मतलब m2 जो हम लोग निकाल रहे हैं, BC का जो स्लोप है, अगर परपेंडिकुलर लाइन से बन रहे हैं ना, तो एक का स्लोप अगर 1 है तो दूसरे का -1 होना चाहिए, प्रोडक्ट -1, ठीक है। क्योंकि 45 और 45 90 हो जाने वाला है, इसलिए तो ये दोनों के दोनों रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन। इसका मतलब हमें अगर अच्छे से डायग्राम बताएंगे, मैं पहले से आधी चीजें पता होंगी, हाँ, तो हम रफ क्यों बनाते हैं, हर बार अच्छा डायग्राम बनाना चाहिए। अच्छा डायग्राम बनाने में ही तो 1-1.5 मिनट लग जाता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओगे, ये प्लॉटिंग करोगे, अरे सर ये तो एक्चुअली लाइन है इससे क्या है। अब BC का इक्वेशन लिख सकते हो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, वो तो पॉइंट से जो 10th में प्लॉटिंग की है ना तुम लोगों ने लाइन की, उसका यूज करके कर लो, समझ गए। एक्स और वाई इंटरसेप्ट से, मैंने वैसे ही तो किया इंटरसेप्ट से। अब देखो दोनों का यूज करके और स्लोप का इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो अगर स्लोप 1/7 है तो y - 2 इक्वल टू 1/7 इंटू x - 1, तो 7y - 14 इक्वल टू x - 1 हो जाएगा। अब एक साइड ले आओ सबको, x - 7y + 13 इक्वल टू 0। ये तो m इक्वल टू 1/7 के लिए हुआ, और -7 के लिए लिखोगे तो -7 के लिए अब कहाँ लिखूँ y - 2 - 7 और x - 1, तो यहाँ से y + 7x और +7 तो -9 इक्वल टू 0। ये दो पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये दो पॉसिबल इक्वेशंस आएंगे BC के, ये दोनों फाइनल आंसर है। टेस्ट भी कराया क्या? ऑप्शन का है सर इसके, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नहीं। लेकिन जेई में सब्जेक्ट आते हैं, जेई में इंटीजर टाइप आते हैं, एडवांस में आते हैं, है ना सर? मेंस में भी 5 इंटीजर टाइप आता है, न्यूमेरिकल टाइप। आते हैं। वो सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं। अबे 4 नंबर के ही आता पूरा पेपर। सारे के सारे 4 मार्क्स के ही होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग -1। अगर गलत करोगे तो 5 नंबर कट गए एक टाइप से। हाँ, एक क्वेश्चन पे 5 कैसे कट गए? अबे 4 तो कटेगा, एक एक्स्ट्रा नहीं करने का, गलत हो गया मतलब। गलत करोगे तब छोड़ दो, उससे बढ़िया नहीं आता है तो। इसे तो आधे से ज्यादा छोड़ देते हैं सर, मतलब जो क्वेश्चन गलत है उसके भी मार्क्स चढ़ेंगे माइनस में। अबे उसी के चढ़ेंगे तो जैसे कि एक क्वेश्चन गलत हुआ, अरे भाई तो उसके मार्क्स तो चढ़ने हैं नहीं, लेकिन उसके ऊपर -1 चढ़ जाएगा। हां -5 कैसे हो गया? अरे 4 तो कटेगा, एक और कट गया ना। 4 तुमने टाइम दिया ना, तो 4 नंबर का लॉस तो ऐसे ही हुआ, और गलत टिक लगाया इसलिए -1, तो टोटल लॉस कितना हुआ 5 मार्क्स का। वो और 4 मार्क्स कटेंगे। देखो ये कंप्लीट हुआ, अब आगे चलो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले तो इसका यूज जानो कि यूज कहाँ पे करते हैं।
तो जहाँ कहीं भी हम लोगों को किसी पर्टिकुलर लाइन पर एक पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे जाना हो ना, कुछ डिस्टेंस पे जाना हो उसी लाइन के डायरेक्शन में, तो उस लाइन पर पॉइंट मान लो और उसी लाइन पर आगे मूव कर जाओ। समझ? कहाँ? तो देखो जहाँ कहीं भी डिस्टेंस, किसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस का यूज होता दिखे ना क्वेश्चन में, वहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज होता है। समझ गए? और इसका यूज तो और भी बहुत सारे जगहों पे होने वाला है। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो भी इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, सिमिलर। तो अभी फेमिलियर हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हम लोगों को एक तो थीटा का जरूरत पड़ने वाला है, ये रहा थीटा, समझे? और एक पॉइंट चाहिए होगा, किसको पी मानूं, इसको ए ही मान लेता हूँ, तो x1, y1 हो जाएगा ये। और शुरुआत से जो मान रखा है यही मान रखा है ना, जनरल पॉइंट को पी ही लिखा है ना मैंने, एक बार देख लो, पी x, y। अब मान लो मैंने क्या बताया था कि एक फिक्स पॉइंट से किसी लाइन के अलोंग किसी फिक्स डिस्टेंस पे जाना हो, ठीक है, और वहाँ पर पॉइंट हम लोगों को निकालना है तब। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना AP, ये हम लोगों को गिवन रहेगा, ये r के बराबर मान लो, समझ? ये r के बराबर ये गिवन है हमारा। एक तो हम लोगों ने खुद का एक कोऑर्डिनेट गिवन है ना, क्या हम लोगों को तो फाइनली यहाँ पे पहुँचना है। तो अब इधर देख लें, आओ देखते हैं कैसे कैसे कोऑर्डिनेट को लिखा जा सकता है। ध्यान से समझो इसको, ये r है तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 से कितना आगे जाकर के मिल रहा है r cos थीटा से, तो x कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हो, x1 प्लस r cos थीटा लिख सकते हो ना। यहाँ P पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है x, और A पर कितना है x1, और बीच में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया r cos थीटा, तो x1 प्लस r cos थीटा x मिल जाएगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ही मिलेगा ना। ऐसे समझो ये पूरा डिस्टेंस x के बराबर है, ये डिस्टेंस x1 के बराबर है, और ये डिस्टेंस r cos थीटा है। समझ में आया कुछ? तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। इसी तरीके से ये रहा y1 अपना नीचे, ये r sin थीटा है, और पूरा लेंथ कितना है y, तो y इक्वल टू हम लोग y1 प्लस r sin थीटा लिख देंगे। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन को, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों में r दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग r को इक्वेट करेंगे, दोनों में से r निकालो। r कैसे निकालोगे, यहाँ से x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r, और यहाँ से क्या निकालोगे y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। समझ गए? हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। सजा करके लिख देना है बस। ये अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ बढ़िया से, हाँ ये रहा। और कितना बचा है सर, कितने पेज बचे हैं, कितने पेज बचे हैं सर? अभी आज के लिए या फिर पूरे चैप्टर के लिए बोल रहे हो? आज के लिए कितने, शायद 5 स्लाइड और हो सकते हैं, देखता हूँ कितना है। देख लो अभी मत देख लो। सर ये स्लाइड है आपकी पहले से 4। है, अभी बनाई है, कल बनाई है, तब मैं आप कल बनाई।
मजाक कर रहा हूँ। चीटिंग करने में मैं बैठी थी। कोई बात नहीं सर। मैं कौन सा चीटिंग से मना करती है? तू मतलब मैं क्या चीटिंग करता है? सारे बच्चे लगते हैं वो चीटिंग कैसे होगी? अरे हम तो शुरू करते हैं। तू भी तो इसे कट मारूं पास में। अभी चुपचाप लिखो। सर हो गया। चार क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद फिर जो सीट में सेक्शन ए और बी है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे। लिख लिया? डन। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा हूँ ना, इसलिए ये सब में आ रहा है। तो सर आप उसमें बता दो बार-बार लिखा रहने दो। An insect starts from P1,2 and travels 3 to 2 units making 135 angle with positive x-axis। मतलब पता चल गया हम लोगों को कि स्लोप कितना है, -1। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। टू रीच पॉइंट Q देन टर्न्स बाय 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एंड फर्दर ट्रेवल 4 यूनिट्स टू रीच पॉइंट R। अब तुम्हें R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, और चाहो तो इसके थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके R का इमेज भी फाइंड कर सकते हैं Y और X एक्सिस में। सारी चीज़ें एनालाइज एक साथ करवा देता हूँ इसी से। देखो, एक इंसेक्ट है, वो 1,2 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो गया, चल किधर रहा है वो? 135 डिग्री। ठीक है, सर एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। एग्जैक्ट डायग्राम टाइप का ही बना रहा हूँ, ओरिजिन यहाँ पे कहीं मान लो, समझे? P से पहुंचा कहाँ? Q पहुंच गया। Q का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके बाद 105 डिग्री और घूम रहा है वो, समझ रहे? घुमाओ फिर। पीले से कर देता हूँ इसको। ये रहा 135। ठीक है, तो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना बचा हुआ है? 45 बचा है ना। 180 होने के लिए 45 चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो 105 घुमाना है। 45 और घुमा दिया, बचा कितना? 60। तो इधर 60 और घूमने वाला है ये, समझ गए? तो इस तरीके से ये कहीं R पर पहुंचेगा। अब डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे, ये 3√2 है और ये 4 है। सर ये आपने वहां से क्यों घुमाया? क्या? P पॉइंट से। पहले P से Q जा रहा है, समझे? ये उड़ करके नहीं जा रहा है भाई, जमीन पे चल के जा रहा है। जैसे रोड रहेगा वैसे जाएगा। P से Q और Q से R, ऐसे जा रहा है। फाइनली R का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है, समझे? तो हम लोग थोड़ा सा इसी डायग्राम से विजुलाइज करते हैं क्या क्या होगा ये। इधर देखो, अगर ये 135 है तो ये कितना होगा? 45। ये एक ट्रायंगल है, समझे? कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 45 ये रहा, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस है 45 का मतलब, समझ गए? अगर हाइपोटेनस 3√2 है तो ये दोनों सेम होंगे, कितना? cos 45, इधर sin 45, cos 45 कितना? 1/√2। तो इधर 3 तो इधर भी 3, है ना? तो Q का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, 3 घटा दो ऐसे, समझ गए? X में निगेटिव जा रहे हो तो 1 में से 3 घटाया, कितना आया? -2।
2 में से 3 बढ़ाओ, तो 2 में 3 ऐड करना पड़ेगा, ऊपर जा रहे हो ना वाई एक्सिस में, तो 2 + 3 कितना हुआ 5, तो -2,5 हो गया। एक्स एक्सिस में उल्ट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो घटाओगे ना इस डिस्टेंस को, तो 1 - 3, तो यहाँ पर -2 आया, -2 लिख दिया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में 2 यूनिट पहले से ही ऊपर थे, 3 यूनिट और ऊपर गए, तो 2 + 3 5 हो गया। अब इधर, अब इसका कैलकुलेशन करना है। अब इधर देखो, आर के लिए कैलकुलेशन करना है, ये 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 60 हो जाएगा, होगा। अब ये हाइपोटेनस पता है, तो इधर कितना है 4 cos 60, cos 60 कितना हाफ, तो 4 × 1/2 कितना होगा 2, ये यूनिट अपना, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो -2 में से फिर से 2 घटा दो, -2 में से फिर 2 घटाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -4 आ गया। अब इधर देखो 4 इधर sin 60, 4 sin 60 का मतलब कितना 2√3, 2, ठीक है, तो ये 2√3 आएगा, समझे। अब 5 में से 2√3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, समझे? तो इसका y कोऑर्डिनेट 5 - 2√3 आ जाएगा, आ गया ना r। रिफ्लेक्शन वगैरह अगर लेना होगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लोगे तो सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट को उल्टा करके लिख देना, साइन चेंज कर दो x कोऑर्डिनेट का, x एक्सिस में लिखना है तो y कोऑर्डिनेट को उलट के लिख दो, बस। तो जैसे भी रहेगा वैसे कर लेंगे। तो r का कोऑर्डिनेट डायग्राम में ही सॉल्व हो चुका है, 4, 5 रूट मतलब 5 - 2√3। और अगर इसका रिफ्लेक्शन पूछा होता, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, अगर x एक्सिस में पूछा होगा तो y कोऑर्डिनेट को उल्टा करके लिखो। नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन से काफ़ी सारे सवाल बना रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना। एक्स एक्सिस है, ऊपर 4 है तो नीचे इमेज बनाओगे, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, इमेज ही बना रहे हो ना, तो ऊपर 4 यूनिट हम लोग हैं तो इमेज 4 यूनिट नीचे जाएगा ना, तो सीधा कोऑर्डिनेट जो भी है उसका निगेटिव करके लिख दो। अरे यार, एक्स एक्सिस तो वही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समझे, है ना। मान लो कि यहाँ पर 4, -2 एक पॉइंट था नहीं है। अब इसका एक्स एक्सिस में इमेज लोगे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे इमेज आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक्स कोऑर्डिनेट को इधर उधर कर दोगे, प्लेन मिरर है ना एक्स एक्सिस, मोड़ तो नहीं दिया, कनकेव तो नहीं बना दिया, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, समझे। और अरे यार ये, हाँ ये -4 है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहना है, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट को, ये पॉजिटिव है, उल्टा पुल्टा लिख दिया था मैंने, वो उल्टा लिख दिया मैंने, -4, 2, इसका इमेज क्या हो जाएगा -4, -2 एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर इमेज लोगे तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट उलट जाएगा, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर 4, 2 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया इमेज का। हाँ तो ये लिख लो, ये एक्स एक्सिस में आ गया, वाई एक्सिस में अगर लेना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा और ये सीधा का सीधा 5 - 2√3 आ जाएगा। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू है। कहाँ होगा सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में, दिख भी रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना। और यहाँ पे कहीं ओरिजिन होगा 0,0, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छी बात है, यहाँ पर आया। कुछ नहीं,
अरे वो हिमालय का रहती है ना, मैं हिमालय ना, मतलब भाई आसपास रहती अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। चलते हैं। बोल रहा हूँ भाई। हाँ पता है मुझे। एक मिनट सर लिख लो क्या है? ठीक, लिखो। वो ये स्तुति पैरा में खा रहती है। हर एक प्रदेश प्रदेश में रहती है। कोई फोन वीडियो का तो नहीं होगा मुझे लगता है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अकबर वाली बात है, इसके फोन में चलो इसके फोन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर कर दो। सर से कह भी लोग है ठीक है। किसका मेरे को बताया ये फोन आया था वो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इसका फोन तो नहीं ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, 2024 में आया था वो ये क्या वही मेंस में, 2024 में ही आया हुआ है जनवरी वाले शिफ्ट में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको भी पैरामीट्रिक फॉर्म से किया जा सकता है। देखो ये एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। आँख में खुजली हो रही है थोड़ा। हो गया खत्म। 2,3 है एक पॉइंट, ऐसे मान लो ये रहा x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका स्लोप कितना है 1 है ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ध्यान से सोचो, बोल क्या रखा है 2,3 से इस लाइन का डिस्टेंस उसके पैरेलल होना चाहिए, समझे? तो उसके पैरेलल का मतलब 2,3 से पास होते हुए एक लाइन जिसका स्लोप कितना है 1, ऐसे एक लाइन गुजार दो 2,3 से जिसका स्लोप कितना है 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप से इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, येलो वाली लाइन का। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, 2 पॉइंट है, समझ गए। 2,3 से इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोगों को एक पॉइंट तो P गिवन है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को A मान रहा हूँ मैं। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा स्लोप। तो पॉइंट स्लोप से लिख लो y माइनस 3 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से लाइन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये लाइन कितनी है ऐसे। देखो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एकदम छोटा सा लाइन, एलिमिनेशन का जरूरत नहीं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। लाइन सोल्व कर रहे हैं ना, या तो एलिमिनेशन करो या तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सर ये लाइन x माइनस 1 था सर। कहाँ, ये गिवन लाइन है और हम लोगों को किस लाइन का जरूरत है जो P से पास हो रहा है, समझे। डिस्टेंस तो इस पॉइंट का निकालना है ना, उस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्लोप के लिए दिया हुआ है। सुनो ये लाइन गिवन है, ठीक है। इस लाइन का डिस्टेंस 2,3 पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है, समझे। अब इस लाइन के पैरेलल का मतलब क्या है, ये लाइन कुछ ऐसे होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके पैरेलल एक लाइन जो 2,3 से पास हो रहा हो वो कहीं पर तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट होगा, ठीक। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछ रखा है, समझ गए। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, P से एक लाइन पास करो जिसका स्लोप ये रहा m इक्वल टू 1। इस लाइन, ये जो गिवन लाइन है ना, इसके बराबर ही उसका स्लोप होगा क्योंकि पैरेलल है। तो उसके पैरेलल एक लाइन लिखा हम लोगों ने y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, येलो लाइन का। अब यहां से
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, लाइन को सोल्व कर लो। तो सोल्व करो, -x और +6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, तो इसका x कोऑर्डिनेट 6 आ गया, y कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 तो 6,7 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। 6 - 2 4, 7 - 3 4, 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 32, उसका रूट 4√2 बस। तो d इक्वल टू सीधा 4√2 आ जाएगा यहाँ से, समझ में आएगा। d या फिर AP निकालना था, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 4√2 आ गया। इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। और जब आगे के जो कंसेप्ट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ गए, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इमेज है किसी पॉइंट का, अभी नहीं, अगले लेक्चर में, हाँ ऐसे आता रहेगा बाद में, पॉइंट एंड लाइन जब पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में तब। तो जब हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह पढ़ते हैं या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो पैरेलल जो डिस्टेंस निकालते हैं ना, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा धूमिल हो जाता है, इसलिए। कौन सी? ये वाली, ये m = 1 है, ठीक है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये AP का इक्वेशन है, समझ गए। नहीं, यहाँ पर AP 10th से बाहर निकल जाओ। हाँ तो चैप्टर तो 10th का है, वहीं से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद है ना। ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लेना बाद में। अब ये क्वेश्चन है, a line through P 2,3 meets the lines this and this at points A and B respectively. If P divides AB externally in the ratio 3:2, find the equation of line AB. ट्राई करोगे? करो। चलो डायग्राम बना के थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ये दोनों लाइन है, x - 2y + 7 = 0, x + 3y - 3 = 0, L1 L2 एट पॉइंट्स A and B। तो P मान के चलो कि कहीं यहाँ है, 2,3, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, जो A और B पर कट कर रहे हैं। तो A यहाँ रहा, B यहाँ रहा। सही है। If P divides AB externally in the ratio 3:2, देखो इधर P जो है वो AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो AP/BP = 3/2 होना चाहिए। तो ये वाला जो पूरा लेंथ है ना, ये 3 का रेशियो बनाएगा, तो ये वाला 2 का रेशियो बनाएगा, समझे।
अभी इसमें वो वाले लगा एक्सटर्नल डिवीजन है। वो वाले लगा देंगे 1/p is equals to 1/bp plus 1/a। वैसा कुछ नहीं अभी, क्या अभी ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तुम्हें। अरे वो मेरे को फॉर्मूला याद रह गया वो अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन वाला। और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, हाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज कर लूँ मतलब सर आपकी मर्जी। लाइन का वो मेरी मर्जी। पहले ये जो लाइन है ना अपना पी ए बी, इसको इंक्लिनेशन थीटा प्रोवाइड करा दो, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। लिख सकते हो ना? ठीक है लिखो सर। इजाजत आपको लिखने की। नो सर आप लिखो आप देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x को मगाए एक्स, वैसे नहीं पूछ रहा मैं। पी एक पॉइंट दिया हुआ है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से क्या बताया था मैंने, जो डिस्टेंस है उसका कॉस थीटा एक्स में जोड़ोगे और साइन थीटा वाई में जोड़ोगे, समझे? तो 2 + 2 cos थीटा, ये 2:3 है ना, तो 2r और 2r भी मतलब 2r 3r भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा, समझे? तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो मैंने रेशियो लिखा है, तो इसको 2r लिख लो, ठीक है? ये जो पी बी डिस्टेंस है इसको 2r ले लो, और ए पी को हम लोग 3r ले लेंगे, ठीक है? ये तो रेशियो मैंने लिखा था। तो सर वैसे आपने AP/BP 3/2 क्यों लिखा? BP/AP भी तो 3/2 हो सकता था। लेकिन नहीं मेरी बात सुनो। पहले जो लिखा हुआ है ना लैंग्वेज में वो पढ़ो। पी जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:2 में, तो पहले कौन आ रहा है? ए, तो पी अपॉन पी बी लिखोगे ना 3:2। ए बी को अगर इंटरनली तुम डिवाइड करवाओ तब ए पी बाई बी पी तुम्हारा 3:2, और पी अगर एक्सटर्नली डिवाइड करा रहा है तब पी बाहर होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो वही यूज होगी ना कि पी डिवाइड कर रहा है, तो ए से पी तक का डिस्टेंस 3 गुना होगा 3x, और फिर वापस तुम बी तक आओगे तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 2x इस टाइप का आएगा कि 3:2 रेशियो बन जाए। तो इसको 2r और इसको 3r मान करके ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखो। ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये 2r है ना, तो 2 + 2r cos थीटा, 3 + 2r sin थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 + 3r cos थीटा, 3 + 3r sin थीटा। ए और बी का कोऑर्डिनेट निकल गया। यस सर। अब अब दोनों पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप को इक्वेट कर सकते हो बारी बारी से लिख करके, है ना? वहां से थीटा निकाल के बताओ मुझे, वहां से साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल के बताओ। या फिर स्लोप को मत करो, स्लोप को करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्वायर में स्क्वायर सब आ जाएगा, साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा करो, ए पॉइंट जो है ना वो L2 को सेटिस्फाई कर रहा है। ए पॉइंट किस पे है? L2 को, तो ए को L2 में पुट कर दो, पुट ए इन L2 और पुट बी इन L1। ए L2 पर लाई कर रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट L2 को सेटिस्फाई करेगा, बी अगर L1 पे लाई कर रहा है तो वो L1 को सेटिस्फाई करेगा बी का कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से पुट करके देख लो, पुट ए इन L2, तो
पुट करो x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। लो वाला ही ले लेता हूँ। तो 2 प्लस 2r कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2r साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन वहाँ से डिवाइड करोगे, वहाँ से tan थीटा मिल जाएगा सीधा। b को पुट करो उसमें, x प्लस 3y माइनस 3। इनको सोल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, 2r कॉस थीटा माइनस 4r साइन थीटा। तो 2 कॉमन लेकर के r कॉस थीटा माइनस 2r ही कॉमन ले लेते हैं, 2r और 4r है तो 2r कॉमन आ गया, तो कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर 2 माइनस 6 प्लस 7, ठीक। तो कितना आ जाएगा 3, 7 माइनस 6 1 प्लस 2 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2r इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 आने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 3r कॉस थीटा और यहाँ पर 3 दिया 9r साइन थीटा, तो 3r कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और कांस्टेंट टर्म को देखो 9 माइनस 3 6 प्लस 2 8, यहाँ पर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और बाहर 3r है इक्वल टू माइनस 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब दोनों को डिवाइड कर लेना, इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 करेंगे तो 2r उधर 3r, r से r कैंसिल, तो 2/3 और बाकी कैलकुलेशन है बस। इसको लिखो, इसके बाद आगे कैलकुलेशन करता हूँ। हाँ, इक्वेशन 1/2 करेंगे तभी तो tan थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। tan थीटा ही तो अपना स्लोप है। हाँ, इतने में ही सॉल्व कर देता हूँ। 2r कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3r कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर r से r भी कैंसिल। अब देखो ये सब उधर जा करके 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, ये बन जाएगा। कॉस और साइन, कॉस साइन है, कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो tan थीटा बनेगा। 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में चले जाएंगे, तो इसको 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 tan थीटा इक्वल टू 9/16 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 16 माइनस 32 tan थीटा इक्वल टू 9 प्लस 27 tan थीटा। 27 ही होगा ना, 9 3 जा 27, सही है। तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़ना 59। ये इतना अजीब वैल्यू क्यों आ रहा है? tan थीटा भी है, tan थीटा भी है। कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं आएगा tan थीटा? आंसर आपके सॉल्यूशन में आ रही है। 3 2r cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4। उसी टर्म में छोड़ना होगा आंसर। लाइन वगैरह का इक्वेशन तो सेम ही लिखा है ना।
टाइट सा अरे बाप रे अंगूठा टाइट है पर इसका डाला हुआ है कितने डाल हुआ है डाला ओ इसमें गड़बड़ ये हुआ है, ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वही उल्टा लिख दिया है, 3r यूज होगा इसमें 2r नहीं, ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। बी का सीधी था बी का वही तो कह रहा हूँ, उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने। 3r के जगह पे 2r और 2r के जगह पे 3r लिखना है। चलो फिर से कर लेते हैं। तो ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 प्लस 3r cos थीटा 3 प्लस 3r sin थीटा, और बी का कोऑर्डिनेट 2 प्लस 2r cos थीटा और इधर 3 प्लस 2r sin थीटा। ए को L2 में डालो तो ये 2 प्लस 3r cos थीटा माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3r sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बनेगा। और बी का कोऑर्डिनेट ये हो गया 2r वाला, तो 2 प्लस 2r cos थीटा, बी कहाँ है, प्लस 3y पे, तो 3 इंटू वाई, 3 प्लस 2r sin थीटा माइनस 3 है, माइनस 3 है इक्वल टू 0। अब इसको रिजोल्व करो, क्या आ जाएगा, 3r cos थीटा, यहाँ पर माइनस 6r sin थीटा, तो 3r कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 प्लस 2 3, तो 3 उस तरफ जा करके माइनस 3 बनने वाला है। वाह क्या इजी कैलकुलेशन है। इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर 2r cos थीटा है, 6r sin थीटा है, 2r कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 प्लस 2 8, उधर जा करके -8, तो माइनस तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 8 कैंसिल आउट होगा 2 से, तो यहाँ से cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और बाहर r बच गया -4 राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों को डिवाइड करो, कुछ अच्छा सा वैल्यू आ जाएगा, अच्छा सा वैल्यू आ जाएगा। इधर कर देता हूँ, r से r तो कैंसिल होता दिख ही रहा है, तो cos थीटा माइनस, ये r नहीं है बीच में, ये r नहीं है बीच में, ये बाहर जा चुका है, ठीक। cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा 3 sin थीटा, 3 है ना उधर, इक्वल टू -1 अपॉन -4 यानी कि 1/4, तो ये 1/4 होगा। अब cos थीटा से डिवाइड कर लो और tan थीटा आ जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस 2 tan थीटा 4 मल्टीप्लाई कर लो और इधर सीधा सीधा 1 प्लस 3 tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 और 3 11, 4 माइनस 1 3, तो tan थीटा इक्वल टू 3/11। tan थीटा ही तो स्लोप होता है, ठीक है, tan थीटा ही तो स्लोप होता है, यही अपना स्लोप है, क्या ये 3/11, ठीक। तो यहाँ से स्लोप आ गया, तो लिख लेना लाइन का इक्वेशन, ये फाइनली लाइन का इक्वेशन ये रहा अपना, 11y माइनस 33, इधर आ करके प्लस 33 माइनस 6 यानी 27, तो 11y माइनस 3x इक्वल टू 27, ये आ जाएगा। ओके सर लो सर हाँ लिखो, सर ये क्या लिखा आपने मोड ऑफ मॉड का है ये, 11y है, ओ भाई सर 11y माइनस 3x इक्वल टू 27। मेन तो स्लोप फाइंड आउट करना था, और उसका तरीका भी सोचो,
कैसे कैसे सोच सकते हो, स्लोप को भी इक्वेट कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि पॉइंट को लाइन में पुट करो और इक्वेशंस को डिवाइड करके निकाल लिया। चलिए तो आप कर दो अगली स्लाइड। ये इतना बेंच को सर अच्छा भैया क्या ले बेंच ज्यादा ही लगा है। वो क्या हो रहा है? अरे लकड़ी का टुकड़ा उकड़ा रहा देंगे। मैं तो बोल और डाल देंगे क्लास के बाद। ओ मार मक्खी मार लो। अरे वो और लिखो ना आराम से, हो गया सर, क्या दिक्कत है। मक्खी को पकड़ ले सर। पकड़ लिए। पकड़ लीजिए। साइड में लिख लो। निकली है सर वो तो। लास्ट स्लाइड। मैं सर कितनी खुशी हो रही थी इसको देख लो। या फिर इसके बाद एक और के बाद नहीं यही है, इसके बाद एक बस और है। एक और है, कर ले उसको भी। इसमें भी डबल टैप आएगा क्या? सर रहने दो, बिल्कुल। छोटा बच्चा। छोटा बच्चा पे की तरह। भाई अब वो फील हो रहा है भाई भाई मैं मैं ही 16 साल का हो गया, चुप हो जा। हाँ, मैं पे से पहले हो गया। अरे ठीक है। वो भी पूरा A triangle ABC lying in the first quadrant has two vertices A और B, ये दोनों को दे रखा है। If angle BAC equal to 90 degree and area of triangle ABC equal to 5√5 square units, then abscissa of vertex C, तो कुल मिलाकर के C का कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना है। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाला। हाँ x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। तो देखो जब ऐसा है तो कुछ शॉर्टकट का जुगाड़ हो सकता है, करते हैं, देखते हैं क्या है। ए का कोऑर्डिनेट 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है 3,1, तो ये ऐसा कुछ होगा। और बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है। पहले तो ए बी ही बना लेते हैं, और ये 90 डिग्री पर सी आ गया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए बी। हाइट कितनी है? ए सी। सी को हम लोग नीचे भी लिख सकते थे ना, अगर सिर्फ एरिया दे रखा होता तो, लेकिन ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है कि सी हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के, मतलब अगर ये नीचे लेकर के जाओगे तब तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, समझ गए? वो विजुलाइज करवाता हूँ यहाँ से। 5√5 इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है? ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 5, रूट का 5, ठीक है। तो ए बी की जगह पे √5 लिखो। अब यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा, 2 क्यों काट दिया? सर ये तो आसान ही है। हाँ, ए सी का डिस्टेंस कितना है? फॉर्मूला लग जाएगा अब। 10। x को मैं y मान लेंगे, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे नहीं, ए सी का डिस्टेंस कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो अगर 10 यूनिट ऊपर जा रहे हो तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे, लेकिन 10 यूनिट नीचे जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, समझ रहे हो? ये 1,2 है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10 यूनिट इधर मतलब पॉइंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव में चला जाएगा ये, तो निगेटिव वाला तो चाहिए नहीं, हम लोगों को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल को लाई कराना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सी का कोऑर्डिनेट ऊपर होगा, ऐसे कहीं पे, समझ रहे? तो देखो हम लोग डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो बस यहाँ पे हम लोगों को cos थीटा चाहिए होगा, cos थीटा चाहिए होगा ताकि एब्सिसा निकाल सके सी का, समझ गए? अरे यार सी का क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट? 1 + 10 इंटू कॉस थीटा, कॉमा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर लो ना। मैंने कहा था ना, एक पॉइंट है और डिस्टेंस है, दूसरा पॉइंट निकालना हो तब पैरामेट्रिक का यूज कर लेंगे, ठीक।
टू प्लस टेन साइन थीटा चाहिए, है ना। अब ये जो इंक्लिनेशन है ना अपना एक्स एक्सिस से कुछ इसका इंक्लिनेशन होगा। अब जो भी हो उससे हमें क्या करना, हम लोगों को तो बस tan थीटा मिल जाए किस तरीके से, मतलब स्लोप मिल जाए इसका। कहाँ से मिलेगा, ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों पॉइंट गिवन है हमारा। तो एम ए बी इक्वल टू लिखो 1 - 2 डिवाइडेड बाई ये क्या है 3 - 1 1/2 माइनस का -1/2। तो ए सी का स्लोप फाइंड आउट हो गया 1/2 सिर्फ 2, रेसिप्रोकल और माइनस साइन, सॉरी उल्टा करो 2 और माइनस साइन लगाओ तो माइनस हट जाएगा। तो एम ए सी इक्वल टू 2। अब हम लोगों को इसका tan थीटा पता है, एम ए सी का मतलब क्या हो गया tan थीटा, एम ए सी का मतलब क्या पता है हम लोगों को tan थीटा। कौन सा एरो, ये तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया था ना ऐसे हॉरिजॉन्टल, ताकि तुम लोगों को ये पता चल सके कि इसका भी कुछ स्लोप है। समझे? तो ये tan थीटा आ गया अपना, tan थीटा 2 के बराबर है, तो cos थीटा निकाल सकते हो बिल्कुल। cos थीटा क्या होता है, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा में क्या आता है ऊपर बेस यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि दोनों का स्क्वायर का सम √5। समझ में आया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो cos थीटा 1/√5 है, पुट कर दो, आ गया है एक्स कोऑर्डिनेट, पुट करना 1 + 10 इंटू cos थीटा 1/√5, ऑब्वियस है तो 1 + 2√5 आ गया ये, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी 1 + 2√5। कहाँ पे है ये, जहाँ पे भी है बी ऑप्शन में, दैट्स इट। ये भी मेंस का है क्वेश्चन, ये तो साथ है हाँ आसानी है, मेंस में टफ कहाँ आते हैं, एडवांस में आता है कंसेप्चुअल आता है मेंस में। डायरेक्ट कुछ ना करते हैं कंसेप्ट से अगर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा जी बहुत ज़्यादा। चलो सर आपके साथ काम करके अच्छा लगा 2025 वाले में 2-3 टॉपिक को मिक्स करके डाला है, लेकिन फिर भी वो मतलब होने लायक है, डुएबल टाइप के, धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है अपना जेई मेंस भी। हमारी बारी तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। हमारी बार में बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा ना कहाँ बाद में, 2026 में नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2026 का अटेम्प्ट देगा तो 2026 में क्यों दोगे, 27 में दोगे। अरे देख लेंगे शाम लास्ट ऐसे जो लास्ट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अभी 11th में हो, 12th अरे लास्ट 12th अपीयरिंग होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है मतलब सब्जेक्ट तो क्यों देगा 11th में 12th अरे 11th में थोड़ा कह रहा हूँ मैं, अगले साल 2026 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले साल से 12th पूरी हो जाएगी। अरे अगले साल के लास्ट एक तो अपीयरिंग के साथ दे सकते हो, ठीक है, मतलब अगले साल दे सकते हो जनवरी में भी अप्रैल में भी, समझे। 2026 के मतलब 2027 के जनवरी में, 2026 में 2026 तो अभी ही, तो 2027 के जनवरी अटेम्प्ट या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में दे सकते हो मेंस वाला, क्योंकि उसमें 12th अपीयरिंग रहोगे। उसके बाद फिर 2028 में भी दे सकते हो, 2029 में एडवांस नहीं दे सकते, ठीक है, 2 ही टाइम है वो, एक तो 12th के साथ और उसके अगले साल बस। लेकिन मेंस 3 साल तक है, मतलब 6 बार, टोटल फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स, ठीक है, हर उसके लिए ओबीसी चाहे कोई भी हो। एससी एसटी तो आज का टॉपिक पूरा हुआ। अब इसके बाद पॉइंट एंड लाइन पढ़ेंगे, उसमें अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगले क्लास में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन है। तो ये सब टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े कुछ देर में। तो
आज थोड़े बहुत क्वेश्चन जो अभी कराया हूँ उसको दोबारा एक बार घर पे जाकर के कर लेना। चलो ठीक है गाइस, अब अच्छे से रहिए। तो फाइनली हो गई। हाँ